नमस्कार दोस्तों। नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका दिल से अभिनंदन है ध्यान पंजाब के रात्रि के इस खूबसूरत ध्यान ज्ञान सत्र में। शुक्रिया है आपका कि आप रोज नियमित रूप से रात को इन सत्रों से जुड़ते हैं और इस महायज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां डालकर इसे पूर्णता प्रदान करते हैं। गुजारिश है आपसे कि हमारे प्रभात के ध्यान सत्रों से भी अवश्य जुड़े, जो रोज सुबह नियमित रूप से 7 से 8 बजे तक हमारे फेसबुक पेज पे होते हैं और लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसके माध्यम से आप रोज अपने दिन का आगाज ध्यान से कर सकते हैं, रूहानी सफर से कर सकते हैं, रोज एक नए मास्टर के सानिध्य में। पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल लॉन्च हो चुका है। सभी मास्टर्स के ध्यान पंजाब में जितने डिस्कोर्सेज हुए हैं पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपने कोई डिस्कोर्स मिस कर दिया है, लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगर आपने किसी मास्टर का डिस्कोर्स मिस कर दिया या किसी को आप फिर से दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके माध्यम से आप उन डिस्कोर्सेज को कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त भाई बंधु जो रात के सत्रों में नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, उनके साथ भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं। वो भी पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके माध्यम से उन डिस्कोर्सेज को दिन में कभी भी सुन सकते हैं। कल फ्राइडे है दोस्तों, और फ्राइडे को हमारा एक सेशन जो है शाम को 6 बजे जो है वो लिटिल बुद्धास फेसबुक पेज पे रहेगा, मदर स्पेशल का। उसमें माताएं जुड़ सकती हैं और पेरेंटिंग के बारे में और ध्यान के बारे में बहुत कुछ सीख सकती है। और आज हमारे बीच में फिर से ब्रह्मद्वारिष्ठा जसविंदर कौर जस्सी जी दिल्ली से उपस्थित हैं खूबसूरत विषय के साथ। तो आइए ध्यान पंजाब में स्वागत करें जस्सी मैम का, रूहानी मिलन परिवार की ओर से, विवेक परिवार की ओर से। श्वेता जी से गुजारिश करूंगा कि वो जस्सी मैम को इनवाइट करें और आज के सत्र का आगाज करें। सबको मेरी नमस्ते। जस्सी मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है और आपके विषय के साथ हम आपको सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं मैम। और जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आपका वेलकम करती हूँ। और इसी तरह से आप हमारे साथ ध्यान में और ज्ञान के इन सत्र में शामिल होते रहिए और अपने जीवन को सुंदर बनाते रहिए। वेलकम जस्सी मैम। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू अनिल जी और पूरी पंजाब टीम विवेक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ से ये अद्भुत सफर चल रहा है और हर दिन हम कुछ नया सीख रहे हैं, हर दिन अपने ऊपर काम कर रहे हैं और ये यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि सारा दिन हम पूरे संसार के प्रपंच के काम करते हैं, यहाँ वहाँ आते जाते रहते हैं और बहुत कुछ हम ना चाहते हुए भी हमें पता भी नहीं चलता है क्या क्या हमारे विचारों के माध्यम से हमने ले लिया है दूसरों से, और क्या क्या एनर्जी हमने दूसरों से सारा दिन में इकट्ठी कर ली है। तो असली तो बात यही है कि ज्ञान भी वही है जो अंदर से आए। बाहर से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सूचना मिल सकती है और उसके ऊपर काम करके हम अपने जीवन में बदलाव या रूपांतरण ला सकते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान वही है जो हमें अपने अनुभव से प्राप्त हो। तो वो ज्ञान प्राप्त होता है केवल ध्यान से। तो इसलिए आज हम सत्र की शुरुआत ध्यान से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चश्मे उतार कर, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांस को महसूस करें। मधुर संगीत के साथ
सांसों के साथ एक हो जाएं। आज विश्व के अनेक आध्यात्मिक वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की खोज कर रहे हैं कि अध्यात्म का किन किन चीजों के साथ और संबंध है जिससे ध्यान गहरा हो सकता है। पहले 5 मिनट थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगी ताकि अगर कोई नए लोग जुड़े हैं तो वो ध्यान के बारे में थोड़ा जान सकें। उसके बाद केवल हम संगीत के साथ ध्यान करेंगे। 10% एनर्जी हमारे हाथों से बाहर जाती है, इसलिए हम हाथों को इस तरह से क्रॉस करते हैं। पैरों को हम इस तरह से पैर के ऊपर पैर रख के क्रॉस करते हैं क्योंकि 10% एनर्जी हमारे पैरों से बाहर जाती है और 80% एनर्जी हमारी आंखों से बाहर जाती है। इसलिए ध्यान करने के समय हम आंखें बंद कर लेते हैं। जब तक हम आंखें बंद नहीं करते तब तक वो ध्यान नहीं है। ध्यान के लिए हमें अपनी ऊर्जा को अंतर्मुखी करना होता है। ऊर्जा के बाहर जाने के सभी द्वार बंद करने होते हैं, तभी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। वो प्राण ऊर्जा, विश्व ऊर्जा जिससे हमारा जीवन चलता है, जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारी पहचान है, वो हमें सांसों के माध्यम से मिलती है। इसलिए आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं। कोई मंत्र जाप ना करें, कोई कल्पना ना करें और अपने ध्यान को यहाँ वहां किसी चक्रों पे ना लेकर जाएं। केवल सांस ही सांस। जब भी मन में सोच विचार उठे, वापस अपनी सांसों पर आ जाएं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। संगीत के साथ हमारी ऊर्जा का बहुत गहरा संबंध है। संगीत हमारे मन को एक दिशा दे देता है। संगीत के साथ एक हो जाएं। सांसों के साथ एक हो जाएं।
लास्ट 5 मिनट सांसों के साथ रहें, आती हुई सांस और जाती हुई सांस।
लास्ट 1 मिनट सांसों के साथ रहें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। Last 30 seconds. Ten seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you, thank you. आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आज के इस ध्यान सत्र में। टीपी सिंह जी, मैंने ना मोबाइल से लॉगिन किया है, इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है, आप जरा उसमें अनम्यूट कर दीजिएगा, मैं यहाँ से लॉग आउट कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, पिछली बार हमने एक विषय पर बात करनी शुरू की थी कि आध्यात्मिक विज्ञान क्या है और ऐसा क्यों कहा जाता है कि घर घर आध्यात्मिक विज्ञान पहुंचाना है, हर किसी को आध्यात्मिक विज्ञान का पता होना चाहिए। इस पर हमने पिछली बार बात की थी और उसी कड़ी में हमने ये जाना था कि आध्यात्मिक विज्ञान के 6 सिद्धांत हैं और वो जो 6 सिद्धांत हैं उनमें से हमने 3 सिद्धांत जो हैं उन पर बात की थी कि वो 3 सिद्धांत क्या है। तो उसमें पहला जो सिद्धांत है वो है चेतना का सिद्धांत, और उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है वो है जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत है कर्म सिद्धांत। मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नए हों आज। तो जब हर एक वस्तु जो हम इस ब्रह्मांड में सृष्टि में देख रहे हैं, हर एक में चेतना है।
या आप कह सकते हैं आत्मा है। अलग अलग पदार्थ जो हैं उनमें अलग अलग तरह से वो चेतना जो है वो उसकी तरंगे हैं, और उस चेतना में जिसे हम मनुष्य जगत जैसे खनिज जगत है, वहां से चेतना विकसित होती है, थोड़ी एडवांस होती है, फिर वो वनस्पति जगत में आती है, वहां से थोड़ी और एडवांस होती है, फिर वो पशु जगत में आती है, और फिर वो मनुष्य जगत में आती है। और यहाँ मनुष्य जगत में आके पशु जगत में, खनिज जगत में और वनस्पति जगत में आत्मा जो है वो ग्रुप सोल्स होती हैं, समूह में रहती हैं। जैसे एक ग्रुप है, जैसे अगर हम कहें कि एक कुत्ते हैं या बिल्ली है तो उनकी सामूहिक आत्मा होती है, एक आत्मा नहीं होती है। ऐसे ही वनस्पति जगत में बहुत सारे जो पौधे होते हैं उनकी एक आत्मा होती है, लेकिन मनुष्य जगत में आकर आत्मा का एक अलग व्यक्तित्व हो जाता है। हर एक मनुष्य के अंदर एक आत्मा होती है। तो ये जो चेतना है ये पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में व्याप्त है। और जब हम मनुष्य जन्म धारण कर लेते हैं तो वो जो चेतना है उसे आत्मा कहा जाता है। और वो आत्मा का सिद्धांत ये कहता है कि आत्मा स्वयं को जानने के लिए जन्म लेती है, और जब जन्म लेती है और कुछ कर्म आकर करती है तो फिर उसे उन कर्मों का भुगतान करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है, जिसे जन्म और पुनर्जन्म सिद्धांत कहा जाता है। और फिर वो कर्म बंधन में बंधती चली जाती है और उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। तो जो तीसरा सिद्धांत है कर्म और कर्म फल सिद्धांत, या जिसे कार्य कारण सिद्धांत कहें, कॉज एंड इफेक्ट कहें, उसके चक्कर में आत्मा कई जन्म लेती है। कम से कम 400 से 1000 जन्म तक उस कर्म के चक्कर में वो घूमती रहती है, और फिर आखिर में आकर उसे समझ आ जाती है कि इस कर्म के बंधन से मुक्त कैसे होना है। जब तक आत्मा स्वयं को नहीं जानती उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उस पर कर्म सिद्धांत लागू होता है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं को तो जाना है लेकिन दूसरों को नहीं जाना है। जब उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, जब उसे सारी सृष्टि में परमात्मा दिखाई देता है, उसे कोई अपने से अलग दिखाई ही नहीं देता। वो ये जान जाती है कि जो मेरे अंदर एनर्जी है, जो मेरे अंदर आत्मा है, सभी के अंदर वही आत्मा है, और मैं किसे कष्ट दूं, किसका बुरा करूं, किससे धोखा करूं। तो वो जब उस अवस्था में, अकर्ता अवस्था में कर्म करने शुरू करती है, तब उसके ऊपर कर्म सिद्धांत लागू नहीं होता। सृष्टि को चलाने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत। अगर हमें ये कर्म सिद्धांत समझ में आ जाए और हम इस कर्म सिद्धांत को समझकर जागरूकता से जीना शुरू करें, तो हमने जो पिछले कर्म कर लिए हैं उनको संतुलित करने के साथ साथ हम आगे नए कर्म नहीं बनाएंगे और हमारी आगे की यात्रा सुगम हो जाएगी। हम उस कर्म बंधन से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर आप थोड़ा गहराई से अपने जीवन का चिंतन मंथन करेंगे, आपको ना पास्ट लाइफ की जरूरत है, ना आपको थर्ड आई में जाकर देखने की जरूरत है कि ये मेरे जीवन में हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। आपको थोड़ा सा चिंतन करने से पता चलेगा। मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अगर हमने किसी को किसी जन्म में, पिछले जन्म में या इस जन्म में शारीरिक कष्ट दिया है, तो हमें शारीरिक कष्ट किसी ना किसी माध्यम से इस जन्म में मिलेगा। अगर हमने किसी को मानसिक दुख दिया है, मानसिक कष्ट दिया है, तो हमें किसी ना किसी जन्म में वो जो मानसिक कष्ट हमने दिया है हमें सहना पड़ेगा। अगर हमने किसी को परिवार तोड़ा है, किसी का पारिवारिक स्तर पर कष्ट दिया है, तो हमें भी परिवार की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। अगर हमने किसी का धन का नुकसान किया है, आर्थिक कष्ट दिया है, तो हमें भी जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या बार बार आ रही है, इसका मतलब है उसके बीज पीछे हमारे कर्मों में है, जिससे हमने अभी तक सबक नहीं सीखा है, इसीलिए वो बार बार दोहराए जा रहे हैं। और इसमें एक बहुत ही अद्भुत बात ये है, अगर आपने किसी को आर्थिक मानसिक कष्ट नहीं दिया
लेकिन समाज में उसे नीचा दिखाया है, उसको अपमानित किया है, तो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से आपको भी अपमान वो सहना ही पड़ेगा, कोई आकर आपका भी अपमान करेगा। और इसमें एक और गहराई की बात यह है कि अगर आप आध्यात्मिक हो गए, आपको बहुत सारी आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हो गई, शक्तियां प्राप्त हो गई, और शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त करने के बाद अगर आपने उनका दुरुपयोग करके किसी को नीचा दिखाया है, किसी से ईर्ष्या की है, धोखा किया है, किसी से लालच में आकर पैसा लेने के लिए उन शक्तियों का उपयोग किया है, तो आगे आने वाले जन्म में आपके साथ भी वैसा ही साइकिक जो आपको कष्ट होगा वो आपको सहना पड़ेगा। और मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि किसी जन्म में मेरी थर्ड आई रही होगी और बहुत एडवांस सोल रही होगी, उस समय मैंने उन चीजों का मिस यूज किया, और इस लाइफ में ऐसा हुआ कि मेरे घर में सभी लोग जो थे वो थर्ड आई मास्टर थे, और मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कुछ नहीं दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो थर्ड आई से जो देखकर मेरे जीवन के बारे में मुझे बताते थे, तो मैं हमेशा रोते ही रहती थी। और वो मुझे लगता था कि इनकी थर्ड आई है, फिर भी ये मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसे ही 25 साल जीवन चलता रहा। अभी लॉकडाउन में मैंने डॉक्टर न्यूटन का एक सेशन सुन रही थी, उसमें उन्होंने ये चीज बताई कि अगर आपने साइकिक अपनी पावर्स को यूज करके कष्ट दिया है किसी को, तो अगले किसी जन्म में वही इंसान अपनी साइकिक पावर को यूज करके वो आपको कष्ट देगा, आपको वो सहना ही पड़ेगा। तो आज हमारे साथ रेनू मैडम सिलीगुड़ी से जुड़ी हुई हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार जीवन में कर्मा को समझा और कैसे अपने पूर्व जन्म के जो कर्म थे, जो इस जन्म में बार बार रुकावट बनकर सामने आ रहे थे, उनको कैसे दूर किया। क्योंकि अगर हमें ये कर्म, अगर हम सैद्धांतिक रूप से समझना चाहें तो आपको बहुत सारी किताबों में बहुत ज्ञान मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ सैद्धांतिक रूप से नहीं समझना है। हमें यहाँ ये समझना है कि व्यवहारिक जीवन में उन कर्मों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है और कैसे हम उनको समझकर उनसे बाहर आ सकते हैं। तो रेनू मैडम को मैं टीपी सिंह जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको अनम्यूट करें, और मैं रेनू मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आकर अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करें कि कैसे उन्होंने कर्म सिद्धांत को समझा और उससे बाहर आए। नमस्ते जस्सी मैम, नमस्ते अनिल जी, अनिल भैया आपको भी नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका रेनू जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा एक मौका दिया है, क्योंकि जो मुझे ज्ञान मिला है, मैं चाहती थी कि इस ज्ञान को मैं बांटूं सबके मध्य, ताकि सबको बहुत साधारण बातों में सारी चीजें समझ में आए। कि सबसे पहले मैंने जो समझा कि हम इस कर्म भूमि में जन्म लिए हैं, हमारा जन्म हुआ है कर्म भूमि में। तो जबकि हम कर्म भूमि में जन्म इसलिए लिए हैं ताकि हम कर्म के बारे में समझे, कर्म सिद्धांतों के बारे में समझे। मानो आप डॉक्टर के स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो आप डॉक्टर ही पढ़ने जाओगे, आप वहां इंजीनियरिंग नहीं पढ़ोगे। तो उसी तरह से हमें सबसे पहले, जैसे किसी का थर्ड आई ओपन है, कोई दूसरे डायमेंशन में जा रहा है, किसी को कुंडलिनी जागृत करना है, तो वो सब बात का स्टेप है। अभी हम आए हैं कर्म भूमि में कर्म को जानने के लिए। कर्म को अगर नहीं जान के इधर उधर भागेंगे तो हम आधा अधूरा ज्ञान हमारा रहेगा। तो सबसे पहले हमें एक जगह स्थिर होके कर्म को समझना है कि ये कर्म है क्या, हम कर्म बंधन में कैसे हम बंध रहे हैं, क्या है ये जो लाइफ में जो रोज रोज जो चैलेंजेस जो हमारी आती है, तो ये क्या है। और हर एक फैमिली में आप ये देखोगे कि जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स है, आसपास में जो भी है, इन सबके साथ फैमिली मेंबर्स हो गए, कोई फ्रेंड्स हो गए, कोई कुछ भी हो गए, तो सबके जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, इन सबके साथ हमारा कोई ना कोई कर्म बंधन बंधा हुआ है। इसलिए हम उनके साथ, हमारी भेंट हुई है, इसलिए हम उनके साथ मिले हैं।
घर में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, या तो वो आपके बच्चे के रूप में हो, या पति के रूप में हो, या बीवी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, या दोस्त के रूप में। कोई एक इंसान हमें लाइफ में हमें ऐसा मिलता है जिससे जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो वही बंदा है जो हमें हमेशा हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज क्रिएट करता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो बहुत बड़ा मास्टर है जो हमारे साथ आया है, तो हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बड़े वाले बेटे के लिए बोल रही हूँ। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है, मेरा उसके साथ बहुत बड़ा मतलब हमेशा चैलेंजिंग ही टाइम मेरी उसके साथ जाती है। जब उसके साथ हमेशा मेरी चैलेंजिंग टाइम जाती है, कभी सुनता नहीं है तो कभी मैं परेशान हो जाती हूँ, काम नहीं करेगा, तो कभी घूमने जाएगा, बिना बोले घूमने चल जाएगा, तो हमेशा कुछ ना कुछ मैं परेशान रहती हूँ। और फिर उस तो मेरे को ऐसे देखते 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 कि ये मुझे क्या समझा रहा है, ये मुझे क्या सिखा रहा है, क्यों मैं मतलब आज अगर हम लोग अगर ध्यान में आ जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए या हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। हम हर एक चीज हमें आती है अभी भी ध्यान में आने के बाद भी, लेकिन हर एक चीज हमें जागरूकता अवस्था में आती है। हमें पता है गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम जागरूक है उस गुस्से के बारे में भी, तो हमें ये पता चलता है कि गुस्सा आ क्यों रहा है। तो इस तरह से जब देखने लगी तो मुझे समझ में आया ये मुझे पैसेंस सिखा रहा है कि पैसेंस रखो, हर एक चीज के पीछे आप पैसेंस रखो, क्योंकि जो भी हो रहा है आमने जो बंदा सामने है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, अगर घर में आप क्या चाहते हो पहले आप ये सोचो, आप घर में शांति चाहते हो। जब आप शांति चाहते हो तो आपको शांत रहना पड़ेगा, तभी उस घर में शांति मिलेगी। और अगर आप इस चीज को लेके परेशान रहोगे, घर में बातें बनाओगे कि ऐसी है वैसा है, ये सुनता नहीं है, तो क्या कर रहे हो, घर में आप क्रिएट कर रहे हो, उस तरह के वाइब्रेशन आप क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो। ध्यान में आने के बाद हमें हर एक स्टेप बहुत सोच समझ के उठाना है कि मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ये जन्म ली हूँ, ये जितने भी मेरे कर्मा है उसको सबको डिसॉल्व करने के लिए, ताकि मेरा ये कर्म बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। लेकिन अगर मैं और क्रिएट करने के लिए जन्म नहीं ली हूं, तो ये सोच समझ के जब हम लोग फूक फूक के कदम उठाएंगे तो हमारे लिए बहुत सही रहेगा कि यहाँ पे आके हमने क्या सीखा। चैलेंजेस नहीं आएगी लाइफ में तो सीखेंगे कैसे? अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है और अगर उसकी परीक्षा नहीं होगी तो क्या पता चलेगा कि पूरे साल में उसने सीखा कैसे क्या? सेकंड क्लास में जाने के लिए उसको उस क्लास का एग्जाम तो देना होगा। तो उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे जब हमारे लाइफ में चैलेंजेस आती है तो ये देखने के लिए कि हमने अभी तक क्या सीखा। अगर हम उस चैलेंजेस को पार कर जाते हैं तब हम नेक्स्ट स्टेप में हम पहुंचेंगे। जब तक हम लोग उस चैलेंजेस को पार नहीं करेंगे, हमें स्थिर होके मन को स्थिर करके हमें देखना है कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको बहुत बारीकी से समझना है कि अगर ये चैलेंजेस आ रहे हैं तो कहीं मैं तो गलत नहीं कर रही हूँ, कुछ ये क्या मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब जब हम उस चीज को बार बार सोचते रहेंगे, जागरूक अवस्था में देखते रहेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। और जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको वह स्थिति पार करने में बहुत सुविधा हो जाती है। इसी तरह से मेरा जो बड़ा वाला बेटा, उसके साथ मेरी प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो जैसे घूमने फिरने में ज्यादा शौकियाना है। तो वो बीच में प्रोग्राम बनाया कि मैं पौंडीचेरी जाऊंगा साइकिल लेके। जब वो पौंडीचेरी जाएगा साइकिल लेके, ये जब मैंने सुना मैं बहुत परेशान हो गई। मैं मास्टर्स लोग से बोली कि ये बोल रहा है मैं पौंडीचेरी जाऊंगा साइकिल लेके, और सब बोलते हैं कि ध्यान में बच्चे लोग से मतलब जैसे किसी को कुछ बोलो मत, ये नहीं वो नहीं। तो बहुत कुछ लेक्चर, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, सब कुछ पता है, फिर भी मैं उस चीज को नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मैं इमोशनली टच हूँ उसके साथ।
तो मैं क्या करूं? मुझे बोलते हैं कि डिटैच हो जाओ। आसान नहीं है डिटैच होना, पता है डिटैच हो जाओ, लेकिन बोलना बहुत आसान है, होना मुश्किल है। तो मुझे आप, क्योंकि जब तक हम लोग अटैचमेंट नहीं जानेंगे तो हमें डिटैचमेंट का भी पता नहीं है कि डिटैचमेंट होता क्या है। इसलिए जब तक दुख नहीं आएगा तो हमें सुख का स्वाद नहीं पता कि सुख क्या होता है। तो हर एक चीज तो आना जरूरी है। तब फिर इस तरह से करते करते जब मैं ध्यान में बैठी तो फिर मास्टर्स को मैं बोली कि आप मेरी मदद करो कि ये जो मेरे साथ जो घटना घट रही है तो इसका बीज कहीं ना कहीं तो मैंने ही बोया होगा, तभी ये चीज है, ये कौन सा कर्मा है मेरा। तब मुझे उस समय मुझे दिखा कि ये किसी राजा की काल कोठरी में बंद है। तो काल कोठरी में बंद है तो वहां ये बहुत पीड़ा सहन कर रहा है, इसने बाहर की दुनिया नहीं देखी। तो मैं उसके बगल वाली कोठरी में थी, अपने आप को मैं एक तो देवी के रूप में देख रही थी, और मैंने देखा कि मैं इसका ये जो पीड़ा सहन कर रहा था मेरे से सहन नहीं हुआ। तो ये एकदम दर्द में था। तो मैंने इसको बोला, मतलब ये मेरे को बोलने लगा कि मतलब मैं दुनिया में आया लेकिन मैंने दुनिया देखी ही नहीं। तो फिर इसकी तड़प मेरे से देखी नहीं गई। तब मैंने इसको बोला कि मैं तुम्हें इस दुनिया में लेके आऊंगी और मैं तुम्हें ये दुनिया दिखाऊंगी। तब मुझे समझ में आया, जब मैंने वो मेरा चीज जब समझी मैं उस चीज को, तो मुझे समझ में आया कि हर एक बच्चा, ये जरूरी नहीं है कि जो आया है वो शादी करेगा, वो काम ही करेगा। तो हम हर एक चीज को इसी वे में लेते हैं तो हमें परेशानी ज्यादा होती है। इसको तो मैं ही लेके आई हूँ घूमने फिरने के लिए। जब मैं इसको घूमने फिरने के लिए लेके आई हूँ तो मैं कैसे इससे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये काम करे, और कैसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये बिजनेस करेगा। या जब तक मैं ये तो मेरे पे भरोसा करके आया है ना इस पृथ्वी पे, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि अब मैं इसको इजाजत देती हूँ कि ये जहां मर्जी ये जाए। तो फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि बेटा मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तुम जैसा भी है मैं तुम्हारे नेचर को एक्सेप्ट करती हूँ, तुम्हारी जहां मर्जी तुम जाओ, मैं तुम्हें फ्री, क्योंकि तुम्हारा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है। उसके बाद फिर ये गया नहीं पुंडीचेरी, क्योंकि जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी तब तक ये परेशान कर रखा था मुझे। तो मुझे यही चीज समझ में आई कि हर एक चीज को जब तक हम लोग बारीकी से देखेंगे नहीं, हम उस परेशानी से जूझते रहेंगे लेकिन हम निकल नहीं पाएंगे। जब हम बारीकी से बैठ के हम देखेंगे कि क्या परेशानी है, वो मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, वो जो मास्टर है वो मुझे क्या बता रहा है, तभी हम इस लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकेंगे। लाइफ इज ब्यूटीफुल, बोलना बहुत आसान है लेकिन उसको बनाना पड़ता है, मेरा यही कहना है। थैंक यू अनिल भैया, थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया मुझे। रेणु जी, आप सबको ये भी बताइए कि जो प्रॉपर्टी के इशू होते हैं, हमारे जो फैमिलीज होती हैं, ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, हम बंधन में होते हैं, प्रॉपर्टी के इशू हो जाते हैं। ज्वाइंट फैमिली ना भी हो, मान लो हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें कोई झगड़ा हो गया, कोई केस हो गया, तो वो आपको उसके बारे में बताइए जो आपने अनुभव किया कर्मा का। हाँ, जैसे हमने हम जब भी कोई प्रॉपर्टी लेते थे, उस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ मतलब डिस्प्यूट रहता था या कोई ना कोई झमेला हो जाता। हम उस प्रॉपर्टी मेरी, लेकिन मैं उसमें कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। तो बहुत दुख होता था, मन में बहुत पीड़ा होती थी कि ऐसा क्यों, क्या है, मैंने ऐसा क्या किया। फिर ऐसे करते 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 कोर्ट केस चलता है, ये वो करते करते जब मैं ध्यान में आई तो पहले तो वो बेटे वाला मुझे समझ में आया, और फिर मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे यहाँ तक लेके जाने वाला एक ही रास्ता है, जो है मेरी सांसें छोड़ के मुझे कहीं भी कोई भी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि सांसों को पता है कि कहाँ से कब मैंने ये बीज बोया। तो जब मुझे गाड़ी का पता चल गया तो मैं उस गाड़ी में फिर से बैठ गई और सांसों को बोली चल मुझे लेके चल इस प्रॉपर्टी वाले सीट में। तब वो मुझे वहां लेके गया तो वहां मैंने देखा कि मैं और मेरे हस्बैंड, उस समय भी हम लोग हस्बैंड वाइफ थे, और हमने किसी बूढ़े बुजुर्ग को, कपल थे जो, उनको उनके घर से निकाल दिया। अंधेरा हो गया मेरा पैसा। तो
तो उनको हमने घर से निकाल दिया। जब हमने उनको जब घर से निकाल दिया और उनकी जो प्रॉपर्टी थी उस पे हमने कब्जा कर लिया, तो वो जो पेन, वो जो दर्द हमने जो उनको दिया, वही पेन, वही दर्द हम इस जन्म में उस प्रॉपर्टी को लेके हम सहन कर रहे हैं। तो ये समझ में आया कि अगर आप एक प्रॉपर्टी, एक घर मैंने तो उसके बदले लिया था, लेकिन मुझे तो कितनी प्रॉपर्टी से मुझे ये परेशानी हो रही है, जो भी प्रॉपर्टी ले रही हूँ सारी में। फिर क्या हुआ, जब मुझे इस चीज का पता चला कि ठीक है, तो मैंने उसमें ही, मैंने ध्यान में ही ऐसा माना कि चलो मैं उनको चाबी दे रही हूँ वापस रिटर्न उनके घर की, और मैं मतलब उनसे माफी मांग रही हूँ करके। मुझे लगा कि मेरा कर्मा क्लियर हो गया, लेकिन जब तक मेरा कर्मा क्लियर नहीं हुआ था, मेरा बर्थडे था 16 तारीख को। तो जब मेरा 16 सितंबर को मेरा बर्थडे था, तो 16 सितंबर को जब मेरा बर्थडे था, तो मैं सर से मैं बात करी कि सर मेरा बर्थडे है, आप मेरे को गिफ्ट दो। तो सर बोले तुम आ जाओ पिरामिड वैली। पता नहीं था इस कहानी की अगली कड़ी वहां पे जुड़ी हुई है, इसलिए सर मुझे बुला रहे हैं। मैं वहां गई। वहां जाने के बाद वहां जो पिरामिड वैली में जो अन्नदान का जो वो है, वहां पे जो सब्जी वाला है, कई सालों से वो वहां पे सब्जी डोनेट करता है। लेकिन सर को वो कई सालों से बुला रहा था कि हम मेरे गांव में आइए सर, मेरे गांव में आइए। सर नहीं गए थे, और मैं जाने के दूसरे दिन ही सर जा रहे थे उस गांव में। तो सर मेरे को बोले चलोगी क्या? मैं बोली हाँ सर चलते हैं। तब तक मुझे कुछ नहीं पता कि इस स्टोरी के साथ वहां कुछ कनेक्शन है। तब मैं वहां गई। वहां जाने के बाद जब मैं वहां पे सर ध्यान करवा रहे थे, जब मैं ध्यान की, तो मुझे उस समय पता चला कि मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ। मेरा जो प्रॉपर्टी वाला जो किस्सा है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो पिरामिड बनेगा, जो बंदा पिरामिड बना रहा है, उन लोग की फैमिली के साथ ही जुड़ा हुआ है। मुझे उस पिरामिड में कुछ डोनेशन करना है, तब मेरा ये कर्मा कट होगा। तो तब तक मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे सच में पिरामिड बन रहा है और सच में पिरामिड बनने के लिए भूमि पूजन होगा। हम लोग सोचते हैं ना भाई, ये तो मेरी ऐसी ही सोच थी, मैंने ऐसे ही सोच के वहां से मैं उठ के अपने इधर उधर घूमने लगी। तो जितने में सर हम लोग को आवाज दिए कि कोई आया बंदा बुलाने के लिए कि सर बुला रहे हैं। हम लोग दौड़े दौड़े गए, तो देखते कि मैं जाके देखती हूँ कि वहां तो सच में पिरामिड की मतलब भूमि पूजन हो रहा है। मैं जब मेरा खटका कि देख सही है ना, तो फिर मैं बोली ये तो बिल्कुल सही है। अब मैं अपने आप पे डाउट नहीं करूंगी, यानी कि हाँ मुझे क्लियर करना है। तब फिर मैं सर के पास गई। सर को मैं बोली सर मुझे अब सब पता चल गया, यहाँ पे आप मुझे क्यों लेके आए हो, मुझे इस पिरामिड के लिए डोनेशन देना है, मुझे ये कर्मा क्लियर करना है। तो सर बोले कि हाँ ठीक है करो। तो फिर उसके बाद उनको बुलाए, उनको बुला के हमने डोनेट किया। तो उस समय मैं अपने कर्मा से क्लियर हो गई। तो उसके बाद वहां से आने के बाद जिस जमीन पे हमारा प्रॉब्लम चल रहा था, अभी भी वो केस वगैरह चल रहा है, लेकिन पहले जैसे हम वहां पे पिलर भी नहीं लगा पा रहे थे, एक बांस भी नहीं गाड़ पा रहे थे। उसके बाद वहां से आने के बाद हमने पिलर भी लगाया है, बांस भी गाड़ा है, आगे का भी प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं। कोर्ट में पड़ा है केस, लेकिन अभी शांत है। अभी तक कुछ वैसा कुछ झमेला कुछ नहीं हुआ है। और हमें जितना विश्वास है कि और आगे झमेला होने वाला नहीं है, ये अपने आप ही कोई चमत्कार होगा और अपने आप ही ये केस बंद हो जाएगा। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रेणु जी, वंडरफुल शेयरिंग, बहुत अच्छा। थैंक यू अनिल भैया, थैंक यू। सबके लिए बहुत कुछ सीखने वाला है आपके इस अनुभव से। किसी ने मैसेज किया है कि स्पाउस का कुछ प्रॉब्लम है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो हमने जो दिया है वही वापस आ रहा है। ये तो अगर मोटा मोटी बात की जाए, जो दिया है वो वापस आ रहा है, उसे एक्सेप्ट करें और आगे से रिएक्ट ना करें। कि अब हम अगर जब मुकाबला करते हैं, झगड़ा करते हैं, जब उन चीजों को लेके हम नेगेटिव बातें करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो वो चीजें हम अगला कर्मा क्रिएट करते हैं। जो हो गया है उसे स्वीकार करें। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने कहा है मेरे बताने से समझ आ जाएगा। आप स्वयं ध्यान करें, जैसे रेणु मैडम ने जाना है अपने बारे में,
आप और ज्यादा ध्यान करें और स्वयं अपने खोज करें, क्योंकि आपके प्रश्न के उत्तर आप ही के अंदर हैं। कोई आपके प्रश्नों के उत्तर। हाँ, मैं इस बारे में बोलना चाहूंगी। अभी कुछ मतलब महीना 2 महीना पहले की बात है कि जैसे मेरी और इनकी कोई बात को लेके मतलब थोड़ी सी बाती हो गई थी। तो बाती हो गई थी तो इनको बहुत दुख हुआ कि मैंने ऐसे बोल दिया या वैसे बोल दिया, बहुत दुख हुआ इनको। तो दुख हुआ तो उसके बाद फिर जैसे दुखी रहे, ये 4-5 घंटा तक ये दुखी रहे। तो दुखी रहने के बाद फिर मैं इनके सामने जाके फिर एक ही मैं इनको फिर बोली कि हम यहाँ पे आए हैं कर्मा क्लियर करने, कर्मा क्रिएट करने नहीं आए हैं। अगर आज हम लोग ध्यान में आने के बाद जागरूक अवस्था में, आपको पता ही है जब मियाँ बीवी रहेंगे तो थोड़ी थोड़ी बातें तो होती रहेगी। अगर हम लोग क्लियर करने के लिए आए हैं तो जो भी बात हुई है उसको वहीं पे खत्म करके क्यों ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग को कर्म और क्रिएट मत कीजिए प्लीज। अब नहीं झेल सकती मैं आगे आपको और जन्म में। तो उसके बाद से हमारा ये चीज हो गई कि और क्रिएट नहीं करना है, इसी जन्म में जो है बस भुगतान कर लो। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। यस, थैंक यू जी। किसी को कोई प्रश्न करना है, कोई बात करनी है तो कर सकते हैं। डॉक्टर न्यूटन की वर्कशॉप में जो मैंने बताया ना, तो उन्होंने बताया कि अगर आपने थर्ड आई का मिसयूज किया है और थर्ड आई का मिसयूज करके आपने लोगों को परेशान किया है, तो अगले जन्म में उनको थर्ड आई होगा, आपको थर्ड आई नहीं होगा, और वही जो दर्द आपने दिया है आपको सहना पड़ेगा। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी केस स्टडी बताई कि एक डॉक्टर था, आई सर्जन था। वो उसको बचपन से ही था कि मुझे आई सर्जन ही बनना है। वो आई सर्जन बना और आई सर्जन बनने के बाद में वो फ्री कैंप लगाता था और लोगों की जो लेंस लगाता था फ्री। तो सब लोग उसको, रिश्तेदार दोस्त सब कहते थे कि ये क्या है, इतना पढ़ने लिखने के बाद तुम ये सब फ्री करते हो, पैसा कमाना चाहिए तुम्हें। तो वो कहता था नहीं, मुझे फ्री करना है। तो जब वो डॉक्टर न्यूटन के पास गया और उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा कि पिछले जन्म में वो एक राजा था और जितने भी कैदी होते थे वो उन कैदियों की आंखें निकाल लेता था, और वो तकलीफ से, दर्द से, पीड़ा से बहुत कष्ट पाते थे। और वो जो कर्मा क्रिएट किया था कि लोगों की जो आंखें जो फोड़ी थी, आंखों को जो ले लिया था, छीन ली थी उनसे, उनकी नजर छीन ली थी, आंखें छीन ली थी, वो कर्मा क्लियर करने के लिए इस जन्म में वो आई सर्जन बना। और वही लोग उसके पास आते रहे जो उसने जिनको कष्ट दिया था। और अब वो उनको फ्री जब इलाज हो जाता है, लेंस लग जाता है, वो अंदर से दिल से दुआ देते हैं तो वो एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तब ये बहुत सारे केस स्टडीज और खुद का मैंने पिछली बार भी शेयर किया था कि मेरे साथ कैसे हुआ। तो जो जैसी एनर्जी आपने दी है, जिस लेवल की एनर्जी आपने दी है, मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक एनर्जी का आपने जो भी उनको दिया है, वो आपको वापस लेना ही पड़ेगा। जिस दिन जागरूकता से आपको ये समझ आ गई कि बस अब और नहीं, आपने लेसन सीख लिया, उस दिन आप उस कर्मा से बाहर आ जाओगे। सो अभी किसी ने हैंड रेज किया है, रीता कोहली जी ने। हेलो, हेलो, नमस्ते मैडम। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते, ये नमस्ते। सिमरन कोहली का मोबाइल जरा लगा नहीं है, इसलिए मेरे मोबाइल से वो कोई क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हैं आपसे। नमस्ते मैडम। मेरा जी कनेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए मैं अपनी मम्मी के फोन से बात कर रही हूँ। तो आज मैंने ध्यान किया वीडियो लगाकर, तो कब 1 घंटा किया होगा, तो कब मैं ध्यान लगा के सो गई मुझे पता ही नहीं चला।
फिर उसके बाद मेरे हाथ पैर काम करना बंद हो गए, मैं एकदम घबरा गई। फिर किसी भी तरह मैं धीरे धीरे उठी। तो ऐसा क्यों हुआ मैडम, ये आपसे पूछना चाहती। देखो, ऐसा क्यों हुआ, ध्यान में जो भी होता है उसका कोई क्यों या कैसे हुआ इसका कोई आंसर नहीं है। जब आप ध्यान करोगे समय से आपको खुद ही अपने अंदर से पता चलेगा। बहुत सारी ध्यान करने से हमारे अंदर क्लीनिंग होती है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, लेकिन हम लॉजिकल माइंड से उन चीजों को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आप इस प्रश्न को छोड़ दो कि मुझे कोई इस प्रश्न का आंसर देगा या ऐसा क्यों हुआ। आप ध्यान करते रहो, समय आने पर आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। अच्छा, नहीं मैं घबरा गई कि कुछ हो तो नहीं गया मुझे, ऐसा घबरा गई। करना नहीं है। सबसे पहली बात है, ध्यान में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आपका कोई नुकसान होगा। जो भी होगा आपके फायदे के लिए होगा, लेकिन उन चीजों को हम ध्यान से बाहर आने के बाद लॉजिकल माइंड से नहीं समझ सकते। ओके, थैंक यू मैडम बताने। थैंक यू, आगे बढ़ते रहो बस। हाँ जी, बिल्कुल। ओवर ओके टू यू अनिल जी। एंड जी थैंक यू रेनू मैडम, बहुत धन्यवाद। जसी जी, बहुत ही बढ़िया रहा ये। जो हमारे दो इसके आपने दो पार्ट्स में इस विषय को कवर किया। और आज का तो जो कर्म सिद्धांत था बहुत ही बढ़िया। और सर कवर नहीं हुआ, अभी कर्म सिद्धांत पे ही मैंने छोड़ दिया। अभी 3 जो लॉज हैं अभी बचे हुए हैं। अभी कोई हाँ नहीं कोर्स नहीं है ना कि हमें फटाफट कंप्लीट नहीं, करना है, बिल्कुल बिल्कुल, हमें आगे हमें करेंगे। कोई जल्दी नहीं है। हमें कोई जल्दी नहीं है। हाँ हमें इन चीजों को समझना, आत्मसात करना है। जैसे आज हाँ जी, कर्म सिद्धांत है वो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया है ना। प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस जो आज शेयर हुआ रेणु जी द्वारा, उसके माध्यम से सबको ये समझ में आ गया। और लोगों के बहुत सारे सवाल शांत हो गए जो उठने वाले थे अपने आप ही। तो बहुत बढ़िया रहा। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो फिर लेंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी पार्ट होंगे इसको आगे लेते चलेंगे हम। तो यस सर, बिल्कुल ठीक यस कहा सर। आपने। हमें कोर्स खत्म नहीं करना, हमें इन चीजों को अंडरस्टैंड करके आत्मसात करना है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप सबका भी शुक्रिया। तो जस्सी जी का आप सबकी ओर से आभार व्यक्त करते हुए समय हो गया है सत्र को विराम देने का, और विदा लेते हैं। और कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अपना ख्याल रखिएगा। जस्सी जी का आभार, रेणु जी का आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।